हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लास। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आज ही जो हम लोगों का सुबह मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमें कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिनका हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आगे के हम लोग कल परसों आगे के 10 दिनों तक जो भी एग्ज़ाम चलने वाले हैं जेल प्रहरी के, वहाँ पे आप लोग देखेंगे इसी पैटर्न में सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएँ चेंज होती रहेंगी। तो आप इन क्वेश्चन से थोड़ा सा सीख के आगे के क्वेश्चन के लिए विधि बना सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों पर आसानी से नहीं बनते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग समस्या महसूस करते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए हमने सॉल्यूशन लिए हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ये लगा जो सब लोगों पर आसानी से नहीं बनता है। तो एक क्वेश्चन हमें ये मिला था, उसमें आया था एक कोई पनीर का टुकड़ा था, एक घनाकार, तो राइटिंग में फ़िलहाल ध्यान ना दें, वीडियो में छोटा और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो एक घनाकार पनीर का टुकड़ा जिसकी भुजा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पर कितने टुकड़े मिलेंगे या कितने छोटे टुकड़े मिलेंगे। तो मैं पता है इस क्वेश्चन को बहुत से लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। एक छोटा सा फॉर्मूला भी चलता है हम लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में इसके लिए, और आपने 10th और 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि आप चित्र बना के समझना चाहते हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने मान लिया हमारा कोई बड़ा सा पनीर का टुकड़ा था, जगह थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमारे लिए। तो ये इस प्रकार से कोई पनीर का टुकड़ा था जिसकी प्रत्येक भुजा आपको कितनी कितनी दी गई, 6। और जब इसके आप टुकड़े करने आओ तो इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के आपको एक भुजा पे कितने टुकड़े दिखने वाले हैं, ये 6 टुकड़े दिखने वाले हैं आपको। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 कर दी हमने। तो आप लोग इस प्रकार से देखेगा 5 लाइनें खींचें, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से इतने सारे टुकड़े दिखेंगे आपको। तो जब आप पूरे काटेंगे तो बहुत बड़ा चित्र बनता है। तो इसको आप छोटे टुकड़ों की संख्या का आपने सूत्र पढ़ रखा है हमारे ख्याल से, और नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से काटने के बाद छोटे टुकड़ों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस चीज़ को काटना है उसको हम बोलेंगे बड़ी वस्तु। तो बड़ी वस्तु का आयतन अर्थात बड़ा आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, और छोटी वस्तु जो आपको मिलने वाली है उससे आप क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। छोटा आयतन लिखना चाहिए यहाँ पे। तो बड़ी वस्तु भी हमारा क्या है, घन के आकार का पनीर है, और घन का हमें आयतन पता है कितना होता है, भुजा का घन, तो अर्थात 6 का घन कर देंगे आप। और नीचे आप लोगों को जो छोटे छोटे टुकड़े मिलने वाले हैं वो भी हमें कैसे दिए गए, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में टुकड़ों में काटना है। तो उसका भी आयतन होगा भुजा का घन मतलब 1 का घन। और हम सबको याद है 6 का घन कितना होता है, 216। उसमें 1 से भाग लगाए तो कुछ भी मतलब का नहीं होने वाला, तो मतलब जैन से कितना आ जाएगा, 216। तो हम लोगों को उस बड़े पनीर से 216 छोटे छोटे टुकड़े मिलने वाले हैं। इतने सारे लोग इस पनीर का मज़ा उठाएंगे एक प्रकार से। जी हम लोग एक व्यक्ति को 1-1 पनीर का टुकड़ा देंगे तो 216 लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ खास नहीं था, चित्र बनाने में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए हमने इसको अभी आगे नहीं बढ़ाया है। आगे की क्लास में देखेंगे इसको हम लोग। तो हम लोगों को जो एक बड़ा 6 सेंटीमीटर का पनीर का टुकड़ा दिया गया है, उसको आपको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में जब काटेंगे तो आपको छोटे छोटे कितने पनीर के टुकड़े मिलने वाले हैं, 216। इसका सूत्र क्या होगा, बड़ा आयतन बटे में छोटा आयतन। अब आप बोलेंगे आयतन का सूत्र क्या है, तो ये हमने साफ लिखा है घन के आकार का। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है, हम समझाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे AQ, और छोटे वाले के लिए हम लोग लिख देते हैं स्मॉल AQ। तो भुजा का घन या साइड का क्यूब। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें एक दिया गया है एक नियामक ज्यामिति से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये भी हमें पता है काफ़ी लोगों पर नहीं बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आज समझ में नहीं आता तो आप लोग हमसे मोबाइल पे या व्हाट्सएप से या फिर नीचे कमेंट बॉक्स से संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए। तो नियामक ज्यामिति से एक क्वेश्चन आया था, उसको भाषा लिखने में समय लगेगा तो हम सीधा आपको बोलते जाते हैं और समझाते जाते हैं कि कोई दो बिंदु हैं जिनको हम लोग P और Q मान लेते हैं। कोई दो बिंदु हैं P और Q जिनके कुछ निर्देशांक दिए गए। जिस क्वेश्चन की हमें एग्जैक्ट स्थिति नहीं चली पता तो हमने अपने मन से कुछ बिंदु मान लिए हैं इसके। तो हमने मान लिया इस P बिंदु पर जो निर्देशांक ज्यामिति की बात होती है तो प्रत्येक बिंदु के एक समतल स्थिति पर समतल पर सामान्यतः दो निर्देशांक होते हैं x और y। तो उसके निर्देशांक हमने अपने मन से मान लिए 2 अनुपात 2 और 3 अनुपात नहीं बोलना था हमें। और Q के निर्देशांक हमने मान लिए अपने ही मन से 2, 3 और 4 मान लेते हैं। और इनके मध्य में कोई बिंदु, मध्य मतलब एक दो बीचों बीच में नहीं है, मध्य मतलब इनके इस वाली लाइन पे कहीं भी एक कोई बिंदु है, ठीक है, जिसको हम लोग A नाम दे देते हैं। तो हमें इस A के निर्देशांक ज्ञात करना है। और साथ में हम लोगों को एक चीज़ ये दी जाएगी कि जो P और Q नाम की जो बिंदु है इनसे जो रेखा बन रही है उस रेखा को इस बिंदु A के द्वारा 2 अनुपात 3 या फिर हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिख देते हैं 3 अनुपात 2 में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोगों को अब इस A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके देना है। हम लोगों को इस A के निर्देशांक ज्ञात करके देना है। वैसे तो हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी और शर्तें होती हैं। तो अभी जेल परी के एग्जाम में आप लोगों से इतना पूछा गया था कि कोई दो बिंदु P Q हैं जिनके निर्देशांक कुछ दिए गए थे, तो हमने उसकी जानकारी ना मिलने के कारण अपने मन से मान ली। हम आपसे विधि शेयर कर रहे हैं बस, ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम्स में इसको सही कर सकें। और उनके बीच में कोई बिंदु A है जो इस पूरी P Q रेखा को 3 अनुपात 2 के भागों में विभाजित करती है, तो आपको इस A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके देने हैं, जिसका सूत्र कुछ लोगों ने शायद पढ़ रखा है। तो हम लोग यदि मान लें इस A बिंदु के निर्देशांक x और y हैं, तो हम लोगों को x का सूत्र और उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए कि जो P के निर्देशांक हैं इनको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, इनको मान लेते हैं हम लोग x2 और y2, और इसको मान लेते हैं हम m का अनुपात और इसको मान लेते हैं हम लोग n अनुपात, ठीक है। वैसे तो आगे जा कुछ लोगों ने यदि पढ़ा है तो हम लोग पढ़ते हैं अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित करती है ये वाली बिंदु। बाकी सामान्यतः ये विभाजन वाली स्थिति ना दिया होने पर आप इसको मानेंगे अंतः विभाजित करती है। उस स्थिति के लिए हम लोग अब इस A बिंदु का जब x निर्देशांक का मान निकालने जाएंगे तो आपको सूत्र क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n। उसी प्रकार से जब आप y निर्देशांक का मान निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर m/2 और n/1 और अपॉन में m प्लस n। तो हमने जो पीछे ऊपर x1 y1 और x2 y2 mn के मान माने हैं, अब वहाँ पे आप इनके मान रख के अपने x और y के मान निकाल के उसी को अपने A के निर्देशांक के रूप में आंसर लेके आगे अपना आंसर पिक कर सकते हैं। तो m का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 3, n का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 2 और m प्लस n मतलब 3 और 3 धन 2। इसी को पूरा कर लेते हैं हम ताकि x का मान हमें सीधा मिल जाए। यहाँ से 3 तर का 9, 2 दूनी हो जाएंगे 4 और 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो हम लोगों का इस वाले बिंदु का निर्देशांक बन जाएगा 13/5, जो दशमलव में भिन्न में किसी प्रकार से स्वीकार किया जा सकता है। इस पर आप लोगों को नहीं सोचना है कि सर हमारा आंसर तो बटे में आया है। परीक्षा में जैसी संख्या मिलेंगी उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। हमने ईजीएस्ट एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, बस ये सूत्र याद रखना है आपको। अगली कहानी जब हम लोग y का निर्देशांक निकालने आएंगे तो m/2, तो m का मान फिर से 3 है हमारा, लेकिन y2 का मान कितना है 4 है, प्लस n का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है 3 है। और नीचे m प्लस n के रूप में फिर से आपको कितना मिलने वाला है 5 मिलेगा। तो हम पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसकी, तो 3 धन 2 लिखेंगे आप। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 चौके 12 और 2 3 6 और बटे में 5, अर्थात हो जाएगा 18/5। तो हमें आंसर किस प्रकार से मिलेंगे ऑप्शंस में? तो आप बोलेंगे हमें आंसर मिलेंगे इस प्रकार से 13/5 और कॉमा लगा रहेगा बीच में और 18/5। तो ये हो जाएंगे हम लोगों के P और Q के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
तो बस आपको ये सूत्र याद रखना है। इसको याद रखने के हल्का सा हमने हिंट ये बना रखी है कि हर बार हम लोग देख रहे हैं पहले अनुपात का गुणा दूसरे निर्देशांक में हो रहा है और दूसरे अनुपात का गुणा पहले निर्देशांक में हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने इस फार्मूले को याद रख के जा सकते हैं। नीचे तो आपके अनुपातों का जोड़ ही होना है, लेकिन जो ऊपर की जो चीज़ बनेगी, पहले अनुपात का गुणा दूसरे निर्देशांक में, दूसरे अनुपात का गुणा पहले निर्देशांक में। सेम स्थिति यहाँ पे है, पहले अनुपात का गुणा इसके दूसरे निर्देशांक में, इसके दूसरे अनुपात का गुणा इसके पहले निर्देशांक में हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए हम थोड़ी सी गति बना के रखे हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखें, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप चाहें तो बैक करके। अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, ये हम लोगों का शेषफल प्रमेय से है, जिसमें हम लोगों को दिया गया था कि कोई व्यंजक है जिसका दिया गया x4 और प्लस में x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 3 मतलब x क्यूब, माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 1। तो हमने क्वेश्चन को नहीं उतारा, हम सीधा आपको मेथड समझा रहे हैं। तो इस वाले व्यंजक में यदि आप x प्लस नहीं -1 से जब भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमें इसमें भाग लगाने की हम लोगों को भाग विधि सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भाग लगाने के लिए आएंगे, आंसर क्या होगा, जो ऊपर आएगा वो तो भागफल होता है और जो भागफल होता है वो आंसर नहीं होगा। नीचे इस बार जो शेषफल बचेगा वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, अपन ने ये पूछा है। वैसे तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं बोल पाए आपसे कि हम लोग इस वाले व्यंजक में x - 1 से जब भाग लगाएंगे तो क्या मतलब क्या घटा दें इस वाले व्यंजक से ताकि ये पूरा कट जाए। तो आखिरी में जो शेषफल बचेगा यदि वो नहीं होगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो जो शेषफल होगा वो ही घटाने पे आंसर मिलता है। ठीक है, तो शेषफल ही हमें क्या करना पड़ता है, घटाने पर आंसर, जो घटाने पर संख्या घटाने पर पूरा कटेगा, तो वो हमसे पूछा गया। तो शेषफल ही हमारा उत्तर कहलाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस शेष को काटने के लिए क्या करना है, हम x में इस प्रकार से गुणा करेंगे ताकि हमें x4 मिल जाए। तो यहाँ पे 4 की घात है, यहाँ पे 1 की घात है, तो आपको किससे गुणा कर देना चाहिए, 3 की घात से। तो अब इसका गुणा आप इन दोनों में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x4 और माइनस में x क्यूब। और ये भाग विधि है और भाग विधि में हम लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग इस प्रकार से कुछ भी करते थे, 13 को आप 2 से भाग लगाने आए हो तो 2 ही 6 हो जाएंगे 12, और फिर आप इसको घटाते थे तो यहाँ भी घटेगा। और घटने का अर्थ यहाँ पे केवल सीधा नहीं घटाएंगे, आप इनके निशान चेंज करेंगे इस प्रकार से। तो x4 सेम होने के कारण कट जाएंगे। अब ये सेम तो थे लेकिन निशान चेंज करने पे इनके निशान भी सेम हो गए हैं, इसलिए अभी कट नहीं पाएंगे, घट नहीं पाएंगे और इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। 2x क्यूब हो जाएगा और अब ऊपर की संख्या नीचे आप जैसे कितने उतार लेंगे। तो पूरा जो आप सामान्य भाग की क्रिया अपनाते थे वही क्रिया आपको यहाँ पे अपनानी है। अब हम लोगों को फिर से इस x में इस प्रकार से गुणा करना है कि हम लोगों को 2x क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो आप 2 लिखेंगे और यहाँ का सीधा आप साइन भी ले लें, यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, 2 था तो आपने 2 भी लिख दिया है। यहाँ पे x है और लेकिन यहाँ पे x क्यूब है, तो कितने x आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप बोलेंगे सर हमें 2x एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप इसमें 2x स्क्वायर से जब गुणा करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, 2x क्यूब। मतलब सीधे टारगेट ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा अंक सोचें आप जिसमें इससे गुणा करने पे पहला अंक मिल जाए, दूसरा ना मिले चल जाएगा पर पहला अंक तो सेम मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे आप तो माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा और जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और इस बार ये भी कट गया और ये भी क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल। क्यों, क्योंकि इस बार ऊपर माइनस और नीचे क्या हो गया, साइन चेंज करने पे प्लस हो गया। तो अब नीचे कौन आएगा, तो हम बोलेंगे सर x + 1 आएगा। अब हम लोगों को इस x - 1 में किससे गुणा करना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें आप गुणा कर देंगे +1 से। तो जब +1 से गुणा करेंगे तो x का गुणा होकर इस एक में x ही आ जाएगा और साथ में मिल जाएगा हम लोगों को -1। और जब फिर से आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और x कट जाएगा और कितना बच जाएगा नीचे 2। तो ये 2 घटाने पर इस वाले व्यंजक के द्वारा इस वाले व्यंजक को पूरा भाग दिया जा सकता है, अर्थात शेषफल कितना है 2, तो वही शेषफल हमारा आंसर है। या फिर इसमें से क्या घटा दें, तो इस वाले व्यंजक में से 2 घटाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार के सवालों में शेषफल को आंसर मानना है, ना कि ऊपर भागफल को। तो हमारा आंसर फिलहाल क्या है 2। तो ये हम लोगों ने शेषफल प्रमेय से भाग विधि सीख ली है यहाँ पर। तो इसको भी समझें, प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। जिनका पेपर कल है तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें इसको रिवाइंड करके। कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं हम लोगों के डायरेक्टर से। और आगे चलते हैं।
एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों को दशमलव से, जिसमें हम लोगों को आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कुछ क्वेश्चंस कि दशमलव दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। तो जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग के शांत दशमलव के तहत आते हैं। तो वही बार वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाया कि आपको 1/13 का जब आप लोग दशमलव रूपांतरण करोगे तो किन किन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात कौन कौन से अंक बार बार आएंगे, अर्थात किन अंकों पर बार लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे ख्याल से हम सब लोगों को भाग लगाना तो आता ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको बस 1 में 13 से भाग लगाना शुरू कर देना। भाग नहीं जाने के कारण सबसे पहले आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो मिलेगा, लेकिन अभी भी काम नहीं चला तो आपको 1 जीरो और लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब 13 का दुनिया ऐसा पढ़ें कि 100 से आगे ना निकल पाए, तो आप बोलोगे सर 13 सत्ते 91, तो 91 को जब आपने इसमें से घटाया तो कितना बच रहा है 9। अब दशमलव चूँकि आगे लग चुका है तो आपको जीरो हर स्टेप में एक फ्री मिलेगा। फिर 13 6 हो जाएंगे हमारे कितने 78, ठीक है, और शेष पर कितना बचेगा 12, फिर से जीरो लगाएंगे तो 13 नम्मा कितने हो जाएंगे 117। अब फिर से कितना, अब शेष पर बचेगा नीचे 3, अब फिर से दशमलव लगा चुका है तो आप तो यहाँ पे फिर से जीरो लेते जाएं, ठीक है। जब तक पुनरावृत्ति समझ में नहीं आएगी आपको तब तक आपको भाग लगाते जाना पड़ेगा। तो एक बार पूरा देख लें, फिर सेल्फ करने की कोशिश करेंगे तो आप पे पक्का बनने वाला है। 13 दूनी 26 और मात्र बचेगा 4, ठीक है 4 है, और फिर जीरो हो जाएगा 13 3 कितना हो जाएगा 39, और मात्र बचेगा कितना 1। अब 1 के कारण से जब आपने यहाँ पे 1 जीरो मिलेगा, जीरो लगाएंगे आप तो फिर से भाग नहीं गया है, तो आपको यहाँ पे फिर से भागनास्ती का शून्य, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा भागनास्ती का शून्य, और 13 सत्ते कितना लिखेंगे आप 91, और नीचे कितना बचेगा 9। तो आप लोग देखेंगे अब यहाँ से, बल्कि यहाँ से ये सेम चीज़ रिपीट होनी शुरू हो गई है। तो मतलब हम लोगों के जो अंक हैं यहाँ तक पुनरावृत्ति ले रहे हैं। तो कितने अंक पुनरावृत्ति ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अंक पुनरावृत्ति ले रहे हैं। फिर 0 7 6 9 2 3 बार बार पुनरावृत्ति दोहराएंगे या दिखलाएंगे, दोहराएंगे नहीं बोलेंगे, पुनरावृत्ति होगी। तो आपको अपना आंसर किसको लेना है 0 7 6 9 2 3 बार बार देखे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बना दोगे आप, मतलब आपको कुछ ऐसा लिखा मिलना चाहिए ऑप्शन में 0.076923, ये बार बार या तो इसके बाद एंड ऑन लगा देंगे या फिर इतने अंकों पे क्या लगा दिया जाएगा बार, जीरो पे भी बार लगेगा क्योंकि जीरो भी हमने देखा है बार बार आने वाला है आगे से। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। तो हमें पता है वैसे मोस्टली लोगों पे क्वेश्चन बनता है, जिन पर नहीं बनता वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो, जिन पर बनता है उनका रिविजन हो गया, हम ये मानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और मिला है हमारे लिए कि कोई संख्या है उसमें उसी का वर्ग जोड़ने पे 156 प्राप्त होता है। यदि हम लोग इस पूरा समीकरण से करना चाहते हैं तो कोई संख्या हमने मान लिया x, उसमें उसी का वर्ग अर्थात x² को जोड़ोगे आप तो क्या मिलने वाला है 156 मिलने वाला। तो एक इस प्रकार से एक वर्ग समीकरण मिल जाता है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसको आप आसानी से सोच के ही कर सकते हैं। कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि 156 से, देखो 156 कब मिलेगा जब किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ा जाएगा। अर्थात आपको ये सोचना है 156 से छोटी और पास की वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर 156 के पास की वर्ग संख्या कौन सी, 144 है जो कि किसका वर्ग है 12 का, और इसी में आप 12 जोड़ दो, इसी में आप 12 जोड़ दो तो आपको वापस कितना मिलने वाला है 156। तो हमारा आंसर कितना है 12। तो 12 वह संख्या है जिसमें 12 का ही वर्ग जोड़ दें और तो हमें कितना मिल जाएगा 156। यदि आप लंबी विधि से सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नहीं करना है, इसको आप वर्ग समीकरण के रूप में जमा लें, x² + x और साइड से इस साइड ले आए 156 को और सामने 0, और यहाँ पे आप इसको आप मध्य पद गुणनखंड या फिर मिडिल टर्म ब्रेक विधि से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे आप 13x और माइनस के 12x और माइनस के 156। तो बस जो जो हमारे गुणनखंड हुए होते हैं यही हमारे आंसर होते हैं। वैसे तो फिर भी एक सवाल पूरा करके दिखा देते हैं। ये सारे 10th क्लास के क्वेश्चन हैं, और यहाँ से जब आप x + 13 को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो जब आप लोग x + 13 बराबर 0 मानेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -13। लेकिन इसी के स्थान पर जब आप x - 12 बराबर 0 मानेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, या तो आप वहाँ से सीधे सोच सकते हैं पास की वर्ग संख्या से, या फिर यदि आपने यहाँ तक आए आपने मध्य पद गुणनखंड कर लिया है तो गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे जो गुणनखंड प्लस का हुआ है उसकी वैल्यू कैसी हो जा रही है माइनस की, और जो गुणनखंड माइनस का हुआ था उसकी वैल्यू कैसी होगी प्लस की। और समानता हम लोग संख्याओं की बात है, संख्याएँ समानता धनात्मक होती हैं तो हम धनात्मक, यहाँ पर जो ऋणात्मक है वो मिलेगा आपको धनात्मक, तो जो ऋणात्मक वाला गुणनखंड था वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर फिर से क्या मिल गया हम लोगों को 12। तो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं जिनमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ रहा है।
तो काफ़ी मज़ा आया होगा हमारे ख्याल से स्टूडेंट्स को इस पेपर को देने में। एक क्वेश्चन और क्या मिला था हम लोगों के लिए कि 2 शंकु थे इनके पास, 2 शंकु थे जिनके व्यास समान थे और तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया था आपको 5:2, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात निकाल के देना था। तो हम लोग शंकु भी समझते हैं हमारे ख्याल से, तो शंकु इंग्लिश में बोला जाता है इसको कोन, टोपी के जैसा, जन्मदिन वाली टोपी के जैसा इसका आकार बनाया जाता है, ठीक है। तो 2 शंकु दिए गए जिनके आपको जो व्यास हैं, डायामीटर्स हैं, डी फॉर डायामीटर लिख देते हैं हम, जिनके आपको मान तो सेम दिए गए लेकिन इनके जो तिर्यक ऊंचाइयाँ हैं, तिर्यक ऊंचाइयों के अनुपात हम लोगों को दिए गए हैं 5:2। तो हमने मान ली इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 है और जो हम यहाँ पे सेम व्यास वाला एक और शंकु बनाते हैं लेकिन इसकी तिर्यक ऊंचाई बहुत छोटी दी, उन्होंने केवल 2 दी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई 2 दी है, उन दोनों के डी का मान सेम है। तो इनके हम लोगों को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल के देना है। और हम लोगों को पता है शंकु के तो कल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सो आप बोलेंगे सर पाई आर एल, ठीक है। तो जब पाई आर एल को रखने जाएंगे आप, तो इस पहले वाले शंकु के लिए आप पाई को पाई लिखेंगे, आर का मान क्या होता है, डी का आधा होता है, तो आप यहाँ पे आर का मान यहाँ पे हो जाएगा d/2, ठीक है। ये आर का मान हो गया, इसमें भी आर का मान क्या होगा, सो d/2 होगा। तो अब यदि d/2 रखने वाले भी हैं इस व्यास का आधा, तो कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। और l मतलब तिर्यक ऊंचाई है, तो आप बोलोगे इसको हम फिलहाल 5 या 5x लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। अनुपात फिर से इस वाले शंकु के लिए पाई, और इसका व्यास भी सेम कितना दिया आपको d/2, और इसका तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारी 2 है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मतलब जो हम लोगों को तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात था व्यास समान होने के कारण इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या मिल रहा है, वही सेम। क्यों? क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, d/2 से d/2 कट जाएगा, और केवल कौन बचेगा, 5/2। तो जिनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस रही होगी उन लोगों ने इस क्वेश्चन को बिना किसी खास सॉल्यूशन के सीधा आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि जो सेम वैल्यू वो तो कट के अलग हो जाएंगी और जो असमान वैल्यू हम लोगों को दी गई वो ज्यामितीय अनुपात के रूप में बचेंगी, ठीक है। तो एक ऊंचाई का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग सेलेंट हाइट। तो सेलेंट हाइट के रेशियो हम लोगों को 5:2 दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, समझ के रखें। कुछ और क्वेश्चन आए थे कि हम लोगों को दिया गया था कि एक कोई बड़ा घन था, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। 216 सेंटीमीटर क्यूब था, के अंदर इस प्रकार से लिखा था 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर क्यूब के कितने छोटे घन, तो जो हमने शुरू में आपको एक क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का है, घन समाहित किए जा सकते हैं। तो स्पष्ट जानकारी ना मिलने का कुछ क्वेश्चन थोड़े से हौच पौच हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को विधियों पे ध्यान देना है और इन्हीं विधियों को आगे आने वाले दिनों में अप्लाई करना है आपके एग्ज़ाम में। तो हमने क्या देखा फिर से कि हम लोगों को इस बार ये पूछा गया है कि आपके पास जो बड़ा घन है उसका आयतन 216 दिया है और छोटे घन जो उसके अंदर हमें फिट करने हैं, डालने हैं, उनका हमें भुजा का मान 3 × 3 × 3 करके दिया। हम लोग पीछे आज ही शुरुआत में बताया था कि किसी घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का घन, मतलब भुजा को आप कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो वही आपको 3 को 3 बार लिख के सीधे दे दिया गया है। आप केवल चाहें तो उसकी भुजा लिख सकते थे 3। तो इनकी संख्या जब निकालनी तो फिर से वही क्या होगा, संख्या का सूत्र हमने क्या बताया था आपको शुरुआत में कि छोटे पदार्थों की संख्या, तो आप लिखेंगे सर बड़ा आयतन और बटे में छोटा आयतन। तो बड़ा तो आयतन सीधा आपको 216 दिया गया है और छोटा आयतन 3 × 3 करके दिया, तो ये भुजा का एक क्यूब हो जाएगा। तो आप 3 × 3 लिख देंगे, उसको काटना शुरू कर देंगे। 3 से कट जाएगा 72 बार, 3 से कट जाएगा 24 बार और 3 से कट जाएगा 8 बार। तो मात्र छोटे छोटे कितने घन मिलने वाले हैं, 8 घन आपको छोटे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 8 छोटे घन, ठीक है। तो ये जो ऐसे वो क्वेश्चन जो हमें लगता था कि थोड़ा सा आप लोग इसमें इनके एक प्रकार से फ्लुएंस वाले टच में नहीं रहते हैं, तो हमने वो क्वेश्चन छांट के आप लोगों को सॉल्व कराया। यदि आपको लगता है कोई भी और नया क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों से डाउट सॉल्व करा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों की कल आगे की परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।